हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ रहे हैं कार्ल मार्क्स। इसके पहले हमने एम तक हम ख़त्म कर लिया है। हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। अरे हम्म देखिए, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अभी होता क्या है ये समझेंगे हम एक एक करके। फिर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। दिस इज़ मी। आई क्लियर यूजीसी नेट, जेआरएफ, एंड दिस इज़ नॉट माई क्वालिफिकेशन। ये मेरी क्वालिफिकेशन है कि आई एम टीचिंग सिंस द एज ऑफ 17। तो आई थिंक पढ़ाना आता है मुझे। हाँ, अगर आपको इंस्टा पे फॉलो करना है तो आप यहाँ जा सकते हो। यहाँ पे कुछ कंटेंट मिल जाएगा आपको बहुत अच्छा सा। और जो पीडीएफ्स हैं ये आपको सारी मिलेंगी यहाँ पे। तो आप क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हो या फिर आप ये सर्च कर लें तो आ जाएगा। अब पहले हमें पढ़ना है कि कार्ल मार्क्स, देखो आपको पता होना चाहिए कार्ल मार्क्स हैं कौन। कार्ल मार्क्स तो जो दरखाइम थे अपने, दरखाइम का मेन फोकस था फंक्शनलिज्म पे। ये फंक्शनलिस्ट है, फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म कहता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ बट फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। फंक्शनलिज्म कहता है कि जो भी है, जो भी है सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। मतलब क्या है इसका, जो भी है सब बढ़िया है? इसका मतलब है कि अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है तो वो भले के लिए हो रही है किसी न किसी के, उससे किसी का बुरा नहीं होता। जैसे मान लो आपके घर में चोरी होगी फॉर एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं आपके घर में चोरी हो गई, ठीक है, चोरी। तो आपको लगेगा कि अरे बुरा हो गया ये, या फिर समाज को लगेगा ये तो बुरा हो गया। पर फंक्शनलिज्म वाले ये कहेंगे कि कोई बुरा नहीं हुआ है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर चोरी हो गई है तो आप इससे लेसन लो। वो फिलॉसफी वाले ज्ञान देते हैं ना कि अगर कुछ आपके साथ बुरा हो जाए, इफ़ समथिंग बैड हैपन टू यू, आप उससे लेसन लो, आपको लेसन देता है। तो वैसे ही कुछ इनका है। अगर चोरी हो गई तो वो लेसन देगा आपको, वो सोसाइटी को लेसन देगा कि आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो फंक्शनिज्म वाले कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है। जो मार्क्स हैं वो हैं कॉन्फ्लिक्ट थिंकर। नाउ व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट थिंकर? जो भी है सब बुरा है, जो भी है सब बुरा है, सब बुरा है। वो मीम देखा होगा ना आपने कि सब हमको पागल बना रहे हैं, वैसा वाला है कुछ। कि कुछ भी हो रहा है, अगर स्कूल है, जैसे मान लो स्कूल, तो आपके हिसाब से मतलब नॉर्मल पर्सन के हिसाब से स्कूल तो अच्छी चीज़ है ना, कि यहाँ पे एजुकेशन मिलती है, एजुकेशन। और एजुकेशन से क्या नॉलेज आती है, राइट। फिर नॉलेज से आप जॉब करते हो और अर्न करते हो। तो कितना अच्छा अच्छा चीज़ है। नॉलेज आपको मोरल चीज़ भी सिखाती है ना। बट कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नहीं यार, ये जो आप जो ये सब चीज़ें कर रहे हो ना ये गलत है। ऐसा नहीं होता। एजुकेशन काम करती है एक किसी पर्सन के लिए। जो पर्सन आपको बता रहा है, जो पर्सन आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है, या जो पर्सन आपको सिखा रहा है कि टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे स्कूल जाना है, दैट डिसिप्लिन है ना, या फिर नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि आप एक बेटर वर्कर बन सकें। इस चीज़ के लिए सब हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि अच्छाई में से कहाँ से बुराई निकाल ली इनने। कहाँ एजुकेशन जो था वो अच्छा अच्छा पॉइंट था, बट उन्होंने यहाँ से भी बुराई निकाल ली कि ये जो वर्कर है यहाँ पे, मतलब ये जब ये सारी चीज़ें हैं, नॉलेज, डिसिप्लिन, टाइम पे आना जाना, जो भी करना, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपको एक वर्कर बनाती है। कि अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे, अच्छा वर्कर कौन होता है जिसमें, अच्छा वर्कर कौन होता है जिसमें दिमाग हो, मतलब नॉलेज हो, उसके बाद डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके बाद रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट करे, मतलब बॉस से तू तड़ाक ना करे। तो वही तो अच्छा वर्कर है ना। तो देखो कैसे मार्क्स ने कनेक्ट कर दिया। तो मार्क्स कहते हैं, मार्क्स इज द कॉन्फ्लिक्ट थिंकर, ये कहते हैं जो कुछ भी है सब बुरा है। तो अभी आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा मार्क्स के बारे में कि ये निकालते कमियां। ही टॉक
अबाउट योर फ्लॉज, कि भाई हर चीज़ में कमी है, उसे निकालने तो बैठो, कोशिश तो करो। वो है ना कि अ, किसी भी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है, वैसे ही कुछ इनका है कि तुम किसी चीज़ की कमी निकालने की कोशिश तो करो। कमी तो होगी, हर इंसान में कमी होगी, हर जगह कमी होगी। तो इतना समझ में आ गया मार्क्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। मार्क्स एक कॉन्सेप्ट है, मतलब इन्होंने एक थ्योरी दी। अब देखो थिंकर हैं तो कुछ ना कुछ बोलते रहते होंगे, तो उन्होंने एक थ्योरी दी। थ्योरी का नाम है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब हिस्टोरिकल, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल मतलब क्या हो सकता है। हिस्टोरिकल मतलब समथिंग रिलेटेड विद हिस्ट्री। हिस्टोरिकल मीन्स समथिंग रिलेटेड विथ हिस्ट्री। और मटेरियलिज्म मतलब पैसा, या फिर मतलब मटेरियल थिंग्स, राइट। मटेरियल थिंग्स मतलब हिस्ट्री और मटेरियल थिंग्स, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। देखो क्या है, दरखाइम ने सॉरी दरखाइम ने सॉरी मार्क्स, तो मार्क्स कहते हैं कि जो चेंज हो रहे हैं, जैसे पहले ये सोसाइटी है। सोशलॉजी क्यों पढ़ते हैं, पहले तो पता होना चाहिए आपको। सोशलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो हम पहले देखते हैं कि सोसाइटी कैसी थी और आज सोसाइटी कैसी है, क्या क्या चेंजेस आए, किन के रीज़न से चेंजेस आए, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी जो पहले थी और जो सोसाइटी आज है, ये प्रेजेंट वाली है मान लेते हैं, और ये पास्ट वाली है। तो अगर पास्ट सोसाइटी से प्रेजेंट सोसाइटी में हम आए हैं, कुछ चेंजेस हुए होंगे। जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं मटेरियल बेसिस पे। मतलब अगर कहीं भी कुछ चेंजेस हो रहा है तो उसका मेन मुख्य कारण है मटेरियल। कुछ तो कुछ ऐसा मटेरियल चीज़ें हो रही होंगी जिनकी वजह से चेंजेस आता है। तो अभी इतना समझ में आया कि ये कहते हैं कि अगर चेंजेस आ रहे हैं, पास्ट सोसाइटी से प्रेजेंट सोसाइटी तक हम पहुंच रहे हैं, तो वो चेंजेस मटेरियल थिंग की वजह से आ रहे हैं। अब कैसे क्या, थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक स्लाइड पढ़ के आपको समझ में नहीं आ सकता ना सब कुछ। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। मतलब अभी से तो समझ में आया कि अगर सोसाइटी चेंज हो रही है तो रीज़न है मटेरियल थिंग्स। अब ये क्या है आगे पढ़ेंगे। देखो कुछ कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के, जैसे कि पहला है मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब व्हाट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो उन्होंने कुछ मोड ऑफ प्रोडक्शन दिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी, प्रिमिटिव, ठीक है। उसके बाद अपनी एंशियंट आती है, एंशियंट स्लेव सोसाइटी। फिर आती है फ्यूडल सोसाइटी, और फिर जाके आती है आपकी कैपिटलिस्ट। अरे क्या हो गया ये, और फिर जाके आती है आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो ये जो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, दीज आर मोड ऑफ प्रोडक्शन। बस अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अपन, बट इतना समझ में आया आपको कि व्हाट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन। इतना आपको समझ में आया कि मोड ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, मोटा मोटा समझ में आया कि कुछ तो कोई प्रिमिटिव सोसाइटी थी, फिर एंशिएंट सिविल सोसाइटी आई, फिर फ्यूडल आई और फिर कैपिटलिस्ट आई। तो यही मोड ऑफ प्रोडक्शन है। अब देखते हैं क्या है कैसे है। उसके बाद फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कहता है कि जिन चीज़ों की वजह से चेंजेस आए, जैसे टूल्स, टेक्नोलॉजी, लैंड, लेबर, तो ये सारे आते हैं फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में। आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन मतलब जब चेंजेस आ रहे थे तो रिलेशनशिप क्या था दोनों के बीच में, एक पढ़ेंगे, डोंट वरी। बेस क्या था, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लास स्ट्रगल क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियलिज्म क्या होता है, सब पढ़ेंगे एक एक करके, और फिर स्लाइड में वापस आएंगे और वहाँ पे समझेंगे इस स्लाइड को। आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ना है मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है। कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, प्रिमिटिव, इधर पीछे देख ले रहे, देखो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, एंशिएंट स्लेव थी, फ्यूडल सोसाइटी थी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी। ये देखा अपन ने। तो देखो वो कह रहे कि फ्यूडल सोसाइटी है, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड बेस्ड है। मतलब ये याद रखो कि फ्यूडल सोसाइटी में मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फ्यूडलिज्म।
कैपिटलिस्ट सोसाइटी मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कैपिटलिज्म, बस। ये होता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। ज़्यादा कुछ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना सा याद रखो। अब क्या होता है, व्हाट इज फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट इज रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, आगे देखते हैं। देखो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। फोर्स मतलब प्रोडक्शन होगा किसी चीज़ का, तो उसके लिए क्या क्या फोर्सेज लगेंगे। जैसे कि आपको, मान लो एक, ये एग्जांपल छोड़ते हैं, पहले अपना एग्जांपल देखते हैं, फिर ये देखना आप। जैसे आपको एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, चलो इसका यही देखे ले रहे हैं। जैसे आपको मान लो खेती करनी है, आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर। आपको एग्रीकल्चर करना है, ठीक है। अब अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो एक बात बताओ, अपने आप हो जाएगा? तुम्हें कुछ टूल्स चाहिए, कुछ मशीनरी चाहिए, ज़मीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब एटलीस्ट कुछ तो चाहिए ना। ऐसे एग्रीकल्चर कर लोगे क्या? हाथ पे एग्रीकल्चर कर लोगे क्या? ज़मीन तो चाहिए, है ना। उसका खेत कैसे जोतोगे? कुछ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। या तो आप हल लाओगे, ट्रैक्टर लाओगे, कुछ तो लाओगे ना भाई। फिर टूल्स, किन टूल से आप खेत को जोतोगे, या फिर जब फसल हो जाएगी तो उसको हार्वेस्ट करोगे, उसको उसको क्लीन करोगे, तो ये सब चीज़ें कैसे करोगे? कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे सीड ही चाहिए आपको, कम से कम सीड चाहिए, तब तो जाके एग्रीकल्चर होगा। आपने कहा कि खेत है हमारे पास लैंड है, ट्रैक्टर है, हमारे पास मान लेते हैं बहुत सारे वर्कर भी हैं, लेकिन हमने सीड नहीं डाला, तो क्या होने वाला है? एग्रीकल्चर नहीं होगा। तो इसलिए जो जो चीज़ें प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है और उसके लिए जो जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दीज आर कॉल्ड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। देखो पढ़ें, द फिजिकल एंड टेक्निकल टूल्स ऑफ प्रोडक्शन, फिजिकल एंड टेक्निकल टूल्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी। इतना समझ में आया कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? प्रोडक्शन के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, दैट आर कॉल्ड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन फिजिकल भी होता है और मेंटल भी होता है। फिजिकल क्या होगा? टूल्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, लैंड, रॉ मटेरियल। व्हाट इज मेंटल? जैसे कि ह्यूमन लेबर। मान लो एक पर्सन है, इसका आईक्यू लेवल बहुत कम है, आईक्यू लेवल लो है। अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल लो है और आप उससे कह रहे हो कि तुम्हें हम लैंड दे रहे हैं, तुम्हें हम ट्रैक्टर दे रहे हैं, तुम्हें हम वर्कर भी दे रहे हैं, उसके बाद तुम्हें हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, तुम्हें हम पेस्टिसाइड दे रहे हैं, बस उस पर्सन में दिमाग कम है, आईक्यू लेवल कम है, उसे पता नहीं खेती कैसे करते हो, खेती करना भी नहीं आता। तो इन सब चीज़ों के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ही विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग। क्यों? क्योंकि भाई मेंटल लेबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ना। तो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए फिजिकल चीज़ें जितनी ज़रूरी है उतनी मेंटल चीज़ें भी ज़रूरी है। मेंटल चीज़ें मतलब ह्यूमन लेबर, ह्यूमन का दिमाग। आपको वर्कर दे दिए, पर वर्कर से काम कराना तो आपको आना चाहिए ना। जब आपका आईक्यू लेवल ही घटिया है तो आप वर्कर से काम कैसे करा लोगे? आई होप यू गेट एन आइडिया कि व्हाट इज दिस फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? एक एक हेडिंग क्लियर करेंगे धीरे धीरे, आराम से, बहुत टाइम है अपने पास। अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार लेक्चर फिर देख लेना, समझ में आ जाएगा बहुत ईजिली। देखो, जैसे कि एक और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, एक बेकरी में अगर आपको कुछ बनाना है, जैसे केक बनाना है फॉर एग्जांपल, तो आपको अवन चाहिए, आटा चाहिए, रेसिपी चाहिए, बेकर भी चाहिए। अगर जैसे तुम हमें भेज दो, इफ़ यू सेंड मी कि सर जाइए और केक बनाइए, तो हम पे तो देखो नहीं बनेगा केक। तुम्हें अवन दे दोगे, फ्लोर दे दोगे, रेसिपी दे दोगे, कुछ भी कर दो, बट मुझ पे केक नहीं बनेगा, क्योंकि वो ह्यूमन लेबर, वो मेंटल चीज़ ज़रूरी है। ह्यूमन लेबर, वो मेंटल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ज़रूरी है। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया। जैसे फ्यूडलिज्म में फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, ऑक्सन, वुडन प्लग एंड मैनुअल लेबर। इसे समझ में आया। अब कैपिटलिज्म में क्या होगा? वही मशीन वगैरह वगैरह। ओके,
इतना क्लियर अभी तक? फिर देखो एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब होता है कि हिस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब पहले कोई सोसाइटी थी, अब कोई सोसाइटी है, तो जो पहले सोसाइटी थी और अब सोसाइटी है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मटेरियल थिंग्स। इतना क्लियर? आगे देखो, फिर आगे पढ़ने पढ़ा था मोड ऑफ प्रोडक्शन कुछ होता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन ये होता है, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, फिर एंशियंट स्लेव सोसाइटी आई, फिर फ्यूडल सोसाइटी आई, फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई, दैट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फिर आते हैं फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। बता दिया मैंने आपको, टूल्स, टेक्नोलॉजी, लैंड, लेबर, ये सब होता है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बात करते हैं रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है? आई होप इतना क्लियर हो गया। हम जब भी एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, हम वापस इस साइड पे आएंगे, वापस हम देखेंगे कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, काफ़ी डाटा है अपने पास। और कुछ स्लाइड में छोड़ देता हूँ, जैसे कि मान लो कुछ स्लाइड मैंने छोड़ दी, कुछ वर्ड्स में छोड़ देता हूँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको पॉज करें और पढ़ें, या फिर मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पढ़ लें आप। टेलीग्राम, ये रहा टेलीग्राम, ये रहा, ठीक है? देखिए आगे, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है, मान लो कि आपको फिर से वही एग्रीकल्चर करना था, ठीक है? आपको मैंने बोला था कि आप एक पर्सन हो और आपको मैंने दिए हैं वर्कर और सारे फोर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं, तो आप काम करवाइए। लेकिन जब आप काम करवाएंगे तो दोनों के बीच एक रिलेशन होगा, तो इसी को बोलते हैं रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन दो चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, ओनरशिप, मतलब मीन्स को ओन कौन कर रहा है, ज़मीन किसकी है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके अंडर आते हैं, टेक्नोलॉजी किसकी है, ज़मीन किसकी है, ये सब आता है किसके अंदर? ओनरशिप के अंदर। हु वर्क्स और हु कंट्रोल्स, काम कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन करता है? काम कौन करेगा? वर्कर, काम करेगा आपके लिए वर्कर। और कंट्रोल कौन कर रहा है? आप, यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो इससे बोलते रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। देखो, these are the social relationships between people in the economic system, especially concern, छोड़ो ये सब, the social relationship that people enter into order to produce and reproduce their means of life। मतलब हमें अगर काम करना है तो हम दोनों की एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, अदरवाइज काम कैसे होगा? मैं अपने घर पे बैठा हूँ, तो अपने घर पे बैठे हो, काम हो जाएगा, वर्क विल बी ज़ीरो, होगा काम? नहीं हो सकता ना। कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मैंने कहा चलो नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं, और तुम अपने घर पे बैठे हो, तुम कहते हैं चलो ऐसा करते हैं, आज वो खेल लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि रिलेशंस में आना बहुत ज़रूरी है। रिलेशन में आना मतलब, इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट वर्कर पर्सन रिलेशनशिप, अपना मत सोच लेना आप, ठीक है? तो पर्सन और वर्कर को रिलेशन में आना पड़ेगा। तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन इसे ही कहते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए आपने कौन से रिलेशंस बनाए, ऐसा तुम एक दिमाग में रखो कि प्रोडक्शन करने के लिए आपने कौन से रिलेशंस बनाए, ठीक है? तो इसमें रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि ओनरशिप किसकी थी और कंट्रोल कौन कर रहा था। कंट्रोल कर रहे थे आप, और वर्कर्स क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। कौन कंट्रोल करता है और कौन काम करता है, और कौन ये सब चीज़ें ओन करता है? ये सब चीज़ें देखते हैं हम किसमें? रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में। आगे देखो, जैसे कि कैपिटलिज्म में जो ओनर होता है वो बेकरी कंट्रोल करता है, जैसे केक की बेकरी ओनर की है, वर्कर उसमें काम करता है। रिलेशनशिप क्या हुआ? वेज लेबर रिलेशनशिप, वेज लेबर रिलेशनशिप। फ्यूडलिज्म में रिलेशनशिप क्या होता है? लैंडलॉर्ड एंड सर्फ, जिसकी ज़मीन है और जो काम कर रहा है। कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट एंड वर्कर, कैपिटलिस्ट मतलब जो मीन्स को ओन कर रहा है, और वर्कर मतलब वर्कर जो काम कर रहा है किस चीज़ के लिए? वेजेस के लिए। इतना क्लियर है? आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। नहीं आता है तो फिर से देखेंगे। पहले हम इस स्लाइड में वापस जाते हैं जहाँ पे हमने पढ़ा था फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। देखो, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, टूल्स, टेक्नोलॉजी, लैंड, लेबर समझा दिया। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन मतलब
जिस सोशल रिलेशनशिप में आप आते हो ड्यूरिंग प्रोडक्शन, आपको जब प्रोडक्शन करना है तो आप रिलेशनशिप में आओगे, जैसे कि मास्टर स्लेव। जब एक मास्टर को स्लेव से काम करवाना है तो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। एक कैपिटलिस्ट को वर्कर से काम करवाना है तो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। तो जब भी आपको प्रोडक्शन करना है, वेन एवर यू वॉन्ट टू डू प्रोडक्शन, यू हैव टू कम इन अ सोशल रिलेशनशिप। ओके, इतना क्लियर है। हम एक स्टोरी पढ़ेंगे बढ़िया सी, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। चिंता नहीं करना है, आराम से बैठ जाओ पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके एंड समझो, सिर्फ सिर्फ समझो। देखो, एक शॉर्ट स्टोरी है। एक विलेज है, अनुकरम, अनुकरम, ठीक है, अनुकरम नाम का एक विलेज है। तो वहाँ पे पहले क्या होता है फेज़ वन में, कि हंटर गैदर सोसाइटी है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब हंटर गैदर सोसाइटी तो क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जानवर को मारेंगे और खाएंगे, बस सिंपल है। तो क्या यूज़ करेंगे, स्टोन्स और स्टिक्स, बस। तो टूल्स क्या है, स्टोन स्टिक, दैट मीन्स दीज आर, गेस करो, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। अरे क्या हो रहा है? हम्म, हाँ, कहाँ गया? हाँ, दी, अरे भाई रुक जा, नज़र लग गई किसी को फिर से। तो दीज आर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ गया ना, कि जो चीज़ें प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही हैं, प्रोडक्शन मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, तो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं दैट इज़ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, नॉट एक्चुअल प्रोडक्शन की। यहाँ पे देखो प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा ना वैसा, बट जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके लिए जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं दैट इज़ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद सोशल रिलेशन क्या है, मतलब रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है यहाँ पे, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, गेस करो। सारे लोग फूड को शेयर करते हैं, साथ में काम करते हैं, तो यही उनका रिलेशन है, कि कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा, सब लोग अपना फूड शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ओके, आगे देखो। तो टूल्स, स्किल, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन बता दिया मैंने आपको, और सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, और इस यही है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब उन लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, और ये हम किस में पढ़ रहे हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन में। मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन आप कह सकते हैं एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर आता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, और इसके अंदर आता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक मोड ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी। तो प्रिमिटिव सोसाइटी हो गई आपकी मोड ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद जो टूल्स, जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं सोसाइटी में, दैट इज़ कॉल्ड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। और जो रिलेशनशिप में हैं वो लोग, जैसे कि साथ में काम करते हैं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, दीज आर कॉल्ड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वापस स्लाइड पे चलते हैं लास्ट टाइम, और आपको आ जाएगा अब, जहाँ तक मुझे लगता है समझ में। देखो, मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं द वे गुड्स आर प्रोड्यूस इन सोसाइटी इंक्लूड्स फोर्सेस प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। जिन तरीकों से सोसाइटी में कुछ भी प्रोड्यूस करा जाता है उसे ही बोलते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या क्या किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन से और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से। इतना क्लियर है। अब इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे अपन, अब आगे चलते हैं बेस क्या होता है। कुछ बचा हुआ तो देख ले रहे एक बारी। अच्छा ठीक है, अभी ये स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई, सॉरी, स्टोरी आधी रह गई अपनी। हाँ, तो एक गांव था जहाँ पे पहले क्या होता, हंटर गैदर सोसाइटी थी। तो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया आपका, स्टोन एंड स्टिक। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, कि फूड शेयर करते हैं, साथ में काम करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, दीज आर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद फेज़ टू। फेज़ टू में क्या होता है, कि किंग आता है जिसका नाम है राजा महाबल। तो वो ज़मीन को कंट्रोल कर लेता है, लैंडलॉर्ड बन जाता है, और पीसेंट्स के लिए काम करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि लैंड उसने कंट्रोल कर लिया, तो अब मोड ऑफ प्रोडक्शन देखो चेंज हो गया है। मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया है फ्यूडलिज्म। क्या हो गया है, फ्यूडलिज्म। मोड ऑफ प्रोडक्शन इज नाउ फ्यूडलिज्म। ओके, आगे देखो, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, अब ज़मीन उसने हथिया ली है, और फ्यूडलिज्म चल रहा है, मतलब ज़मीन हथिया ली है। अब ज़मीन के साथ क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप इंडस्ट्री लगा दोगे, तो आप ज़मीन के साथ गाय
बैल को लाओगे और सिंपल टूल्स लाओगे और क्या करोगे? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इज दिस, क्योंकि ये सब चीज़ें यूज़ हो रही है ना प्रोडक्शन करने के लिए। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ज़मीन किसकी है? राजा की। पीसेंट क्या है? वर्कर है। दिस इज रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? फ्यूडल या फिर लैंडलॉर्ड और सर्फ कह सकते हैं आप, लैंडलॉर्ड और सर्फ। तो ये है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। हमने बताया था रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन मतलब हु कंट्रोल। तो राइटिंग इतनी घटिया आती है क्या बताएं। हु कंट्रोल एंड हु वर्क। कंट्रोल कौन करता है और वर्क कौन करता है? कंट्रोल करता है लैंडलॉर्ड और उस पर वर्क करता है सर्फ। क्लियर है? आगे देखो। अब ये देखो जो स्टोरी है, तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप ये खुद से पढ़ लेंगे पीडीएफ जो बची कुची है। इतना तो आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ आपसे। आगे देखो, फेज़ 3 में क्या होता है? अब फेज़ 3 में आ गई हैं इंडस्ट्रीज़। जहाँ पे गांव था वहाँ धीरे धीरे डेवलप होकर इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं अब। तो वर्कर मशीन यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। मतलब एक पर्सन है मिस्टर शाइलॉक, जिसने एक फैक्ट्री ओपन की। तो एक इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, फैक्ट्री ओपन हो गई है, अब वर्कर्स वहाँ पे काम करेंगे। ओके। तो यहाँ पे देखो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। पहले तो देखो मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या लगता है आपको? कैपिटलिज्म? कि हमें तो यही लग रहा है कि अब मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कैपिटलिज्म है। और फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मशीन जो जो यूज़ हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, रॉ मटेरियल, ये सब क्या है? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन? हु कंट्रोल एंड हु वर्क। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? कैपिटलिस्ट। और वर्क कौन कर रहा है? वर्कर। तो कैपिटलिस्ट ओन द फैक्ट्री और वर्कर सेल देयर लेबर फॉर वेजेस। सिंपल। कि कैपिटलिस्ट और वर्कर का एक रिलेशन बन जाता है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन आएंगे? कैपिटलिस्ट एंड वर्कर। और अगर आपको ये एक बार समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप दोबारा वीडियो देखें, क्योंकि थोड़ा सा अजीब हो जाता है। वैसे तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, आ गया होगा अभी तक। अगर आप सिंपल रखोगे तो आ जाएगा। ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स मत कर देना, फालतू में दिमाग ख़राब हो जाएगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्लियर, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, आई थिंक स्टोरी भी खत्म हो गई, ठीक है। दोनों में रिलेशनशिप क्या है? तो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज यूज टू प्रोड्यूस, बता चुके हम आपको। टूल्स, मशीन, लेबर, स्किल, क्या क्या लगता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? हु ओन्स, कंट्रोल्स प्रोडक्शन। कौन ओन करता है, कौन कंट्रोल करता है और कौन वर्क करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ओनरशिप होती है, वर्क कंट्रोल होता है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, ये याद रखना। कैसे स्टार है ये? क्या है ये? रुक जाओ, ये बन गया स्टार। बढ़िया। तो यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही रैपिडली होते हैं, क्योंकि टूल्स कैन बी चेंज रैपिडली। बट जो रिलेशनशिप है, जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, कि जैसे कटप्पा मान लो, कटप्पा इज़ अ गुड एग्जांपल। कटप्पा, तो कटप्पा काम करता है माहिष्मती, हाँ, माहिष्मती के लिए। तो माहिष्मती साम्राज्य का एक वर्कर स्लेव कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो वो माहिष्मती साम्राज्य का एक स्लेव सा है। तो टेक्नोलॉजी देखो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, लेकिन ये जो माइंडसेट होता है ना, कि वो स्लेव है, उसके दादा थे, फिर उसके पिताजी हैं, अब वो है, और उसका बेटा भी शायद रहेगा। तो ये माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे चेंजेस स्लो आते हैं, चेंजेस आते हैं यहाँ पे स्लो, यहाँ पे चेंजेस आते हैं रैपिड। आई होप इतना तो समझ गए होगे आप कि चेंजेस रैपिड आ रहे हैं, चेंजेस बहुत स्लोली आ रहे हैं। ओके। आगे देखो, तो क्या हो जाता है। अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आपको बता दिया फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आपको बता दिया रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आपको बता दिया मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया नहीं कि इससे कैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आ रहा है।
क्योंकि पहले हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको कनेक्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, अब उसको कनेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जल्दी चेंज नहीं हो पाते, क्योंकि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं, रैपिडली, और ये चेंज होते हैं स्लोली। ओके। तो क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है। जैसे मान लो, अब पहले फ्यूडलिज्म था, न्यू फार्मिंग टूल्स आए, तो उन्हें, अब इससे प्रोडक्शन फास्टर हो गया, ठीक है। पर जो लैंडलॉर्ड था वो चेंज नहीं होना चाहता था। तो देखो, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन तो चेंज हो रहे हैं, बट रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो क्या होता है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जो, तो पेन कहाँ चला जाता है मेरा, ये क्या है, हाईलाइटर। ओके, ठीक है। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत हाँ, तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बहुत रैपिडली चेंज होता है। जैसे मान लो कि आ, आप एक फैमिली में रहते हो जहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं बहुत ज़्यादा, पर आपकी फैमिली चेंज होना नहीं चाह रही। जैसे कि जैसे बाहर के लोग, मान लो जैसे ये फैमिली है आपकी, ये घर है आपका, और ये बाहर की सोसाइटी है, ये बाहर की सोसाइटी है। तो सोसाइटी रैपिडली चेंज हो रही है। यहाँ पे LGBTQ भी आ रहा है अभी, LGBTQ भी आ रहा है अभी, इंटर कास्ट रिलेशनशिप, इंटर कास्ट मैरिज भी हो रही है, इंटर, इवन इंटर रिलीजन मैरिज भी हो रही है ना, ये सब हो रहा है। तो अब सोसाइटी तो बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रही है, बट आपकी फैमिली चेंज होनी नहीं चाह रही। तो फिर क्या होता है, कुछ लोग फैमिली से रिवॉल्ट करके अपना न्यू होम बनाते हैं। ऐसा होता है ना, कुछ लोग भाग के शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, राइट। तो पॉइंट ये है मेरा कहने का, ये देखो एग्जाम्पल ये सही नहीं है, मैं बस आपको एक समझाना चाह रहा कि जब एक चीज़ बहुत रैपिड चेंज, एक जगह बहुत रैपिड चेंज आ रहे हैं और दूसरा चेंज नहीं होना चाहता, तो रिवॉल्यूशन होता है। बस इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि जब रैपिड चेंज, जैसे रैपिड चेंज आ रहे हैं सोसाइटी में, अगर आपकी फैमिली चेंज होना नहीं चाहती तो आप नया घर बना लेते हो, या फिर कोर्ट मैरिज करके अलग रहने लगते हो, या फिर अगर आप LGBTQ से हो और आपकी फैमिली चेंज होना नहीं चाहती तो आप कहीं और जाके बस जाते हो। इट इज़ दैट सिंपल ना, कि जब रैपिड रैपिड चेंजेस आ रहे हैं और आप बहुत स्लो हो, आप चेंज होना नहीं चाह रहे, तो रिवॉल्यूशन आएगा। जैसे कि यहाँ पे फ्यूडलिज्म में न्यू फार्मिंग टूल्स आ रहे थे, लेकिन फ्यूडल लॉर्ड चेंज होना नहीं चाह रहे थे, तो बस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, फ्यूडलिज्म खत्म, कैपिटलिज्म आ गया, सिंपल। तो देखो, अब बात करते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की फिर से। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, वापस चलें स्लाइड्स पे अपनी, कहाँ है भाई, हाँ देखो अब पढ़ो, अब थोड़ा सा समझ में आएगा आपको, पढ़ के, सिर्फ पढ़ना। इरेज क्यों नहीं हो रही है, अच्छा, मैंने, ठीक है छोड़ो, ओके। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज द मार्क्सिस्ट मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन हिस्ट्री बेस्ड ऑन मटेरियल इकोनॉमिक कंडीशंस। तो अभी हमने जितना पढ़ा कि सोसाइटी चेंज हो रही है, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में ये थे, फिर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बदल रहे हैं, फिर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बदल रहे हैं। तो हर जगह आपको ये लगता है कि आपने सिर्फ मटेरियल चीज़ें पढ़ी, क्या कहीं आपने और कुछ पढ़ा, क्या एजुकेशन की वजह से कुछ हो गया और इसकी वजह से कुछ हो गया, उसकी वजह से कुछ हो गया, नहीं। आपने सिर्फ ये पढ़ा कि मटेरियल, जैसे लैंड हो गया या फिर मनी हो गई, ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इनकी वजह से ही चेंजेस आते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मटेरियल चीज़ों की वजह से चेंजेस आते हैं, तो हिस्ट्री में जो चेंजेस आए हैं वो बिकॉज ऑफ मटेरियल थिंग। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म होता क्या है। नहीं हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा लेक्चर देख लेना, जितने भी लेक्चर बनाऊँ मैं इसके, 1 2 3, उसके बाद फिर पढ़ना, समझ में आएगा। टेंशन लो, नया सब्जेक्ट पढ़ते हो तो थोड़ा सा वक्त लगता है, लगता है टाइम,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया। हाँ, अब पढ़ना बेस। देखो मैं 3 चीज़ें पढ़ ली। यहाँ से हमने ये पढ़ लिया मोड ऑफ प्रोडक्शन, हमने फोर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया 1 2 3। अब हमें पढ़ना है बेस। बेस क्या होता है, फिर सुपर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। व्हाट इज, कहाँ गया भाई। हाँ, देखो बेस क्या होता है। बेस होता है, मतलब बेस क्या होता है, जिस पे जैसे बिल्डिंग है। अगर एक बिल्डिंग है और ये इसका बेस है, तो बेस क्या होता है, जिस पे नींव टिकी है, जिस पे बिल्डिंग बनी है। मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन जिस चीज़ पे चल रहा है वो बेस है। सिंपल सी तो बात है। जैसे कि फ्यूडल सोसाइटी में, फ्यूडल, फ्यूडल स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, क्या टीचर बनूंगा मैं। हाँ, तो फ्यूडल सोसाइटी में बेस क्या होना चाहिए, ज़मीन। कॉमन सेंस। फ्यूडल सोसाइटी में बेस क्या होना चाहिए, लैंड। तो बस वही तो बेस है, खत्म हो गया लो। द इकोनॉमिक बेस कंसिस्ट ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग फोर्स, छोड़ो ये सब छोड़ो। हाँ, इट इज़ द फाउंडेशन अपॉन विच द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज बिल्ट। देखो सब कुछ चल रहा है किस पे, लैंड पे। अगर हम फ्यूडल सोसाइटी की बात करें, सब कुछ किस पे चल रहा है, लैंड पे। तो लैंड हो गया बेस। इज इट क्लियर, कितना सिंपल था कि ये है बेस, बस। अब देखो, ये स्लाइड में जो छोड़ जा रहा हूँ, जैसे कि ये कुछ स्लाइड में छोड़ देता हूँ क्योंकि आप इन्हें पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ के चला जाता हूँ। बस मैं डाटा दे रखा है कि आप उसको पढ़ लें। आगे देखो, सुपर स्ट्रक्चर क्या है। सुपर स्ट्रक्चर होता है कि बेस को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन, बेस, इन सबको जस्टिफाई करने के लिए हम सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कार्ल मार्क्स का पहले बताया था कि आप कार्ल मार्क्स को तो जानते हो। कार्ल मार्क्स हैं कॉन्फ्लिक्ट थिंकर। कार्ल मार्क्स है अपने कॉन्फ्लिक्ट, अरे यार, हम्म कान, सॉरी, कान नहीं, कॉन्फ्लिक्ट थिंकर। तो कॉन्फ्लिक्ट थिंकर होने के नाते कार्ल मार्क्स का एक मानना है कि हर चीज़ में फ्लॉ है, हर एक चीज़ में फ्लॉ है। तो जैसे कि मान लो फ्यूडल सोसाइटी है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि राजा होता है ना, मतलब एक लैंडलॉर्ड होता है, चलो लैंडलॉर्ड, ठीक है, जो कि राजा ही होता है लगभग। राजा की तो ज़मीन होती है सारी की सारी। तो आपने नहीं देखा कि कुछ राजा बोलते हैं कि मैं महाराजा धीराज हूँ, मुझे तो भगवान ने भेजा है। तो जो रिलीजन होता है, ये जो चर्च होता है, वो कहता है, अब चर्च क्या होता है, सोशलॉजी में चर्च की अलग डेफिनेशन होती है, ये अपन कभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये समझो सिर्फ कि रिलीजन को चर्च बोलते हैं, मोटा मोटा, ओके। तो जो रिलीजन होता है वो ये कहता है कि जो राजा है उसको भगवान ने चूज़ किया है। तो अब एक बात बताओ, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे इंडिया में अभी जो ये दावा करते हैं कि दे आर चूजन बाय गॉड। तो बहुत सारे लोग उनकी इज्जत करते हैं, है ना। फिर वो बाद में चाहे कुछ करते रहें, बट लोग उनकी रिस्पेक्ट तो करते हैं ना। तो क्या है कि अगर आपने बोल दिया कि जो राजा है, अगर राजा ने ये बोल दिया कि आई एम चूजिंग बाय गॉड, और या रिलीजन ने ये बोल दिया कि आप तो रिलीजन की बात मानते हो, रिलीजन ने ये कह दिया कि राजा भगवान का भेजा हुआ है और 3 2 5 मत करना राजा से, तो आप क्यों करोगे, क्योंकि वो तो भगवान का भेजा हुआ है ना। और भगवान की बात पे हम शक कभी करते नहीं, क्योंकि हमारा फेथ है वो, और उसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो रिलीजन इज़ अ स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। तो रिलीजन कहता है कि हाँ, राजा को भगवान ने भेजा है, मतलब भगवान ने चूज़ करा है टू प्रोटेक्ट यू। फिर अ, जैसे कि जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट किया किया जाता है किसके थ्रू, लॉस के थ्रू। जैसे कि अंबानी है, अंबानी की प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते ना, क्यों, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है, लॉ है। अंबानी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करोगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर कोई भी कोर्ट ऑफ इंडिया आपसे कह देगा कि ये गलत है, क्योंकि लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, अ, एक पर्सन को। तो वैसे आपके मन में आ रहा होगा कि यार लॉ तो हमें ही प्रोटेक्ट करता है, बट मैंने भी अब आपसे कहा कि हम जब बात करेंगे दरखाइम की तो हम फ्लॉज निकालेंगे। तो दरखाइम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे, दरखाइम कह रहे हैं कि सुपर स्ट्रक्चर का काम होता है
कि वो जस्टिफाई करे जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉइटेशन, if there is any exploitation that is happening, that is the duty of superstructure to justify and stabilize the base or stabilize the thing। तो एक्सप्लॉइटेशन को जस्टिफाई करने की ड्यूटी किसकी है? सुपरस्ट्रक्चर की है। इतना क्लियर है या नहीं है? इतने बात समझ में आ गई आपको? तो फ्यूडलिज्म में जैसे कि गॉड किंग को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? रिलीजन का। और उसकी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? लॉज का। तो ये देखो सुपर स्ट्रक्चर ही तो है, ये सुपर स्ट्रक्चर है, रिलीजन सुपर स्ट्रक्चर है, और लॉ सुपर स्ट्रक्चर है जो किसको प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है? किंग को, या फिर किंग की ज़मीन को। तो आई बात समझ में कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि देखो ये जो सुपर स्ट्रक्चर है कुछ नहीं है, बस ये प्रोटेक्ट करने के लिए है किसको? किंग को और ज़मीन को, मतलब जो भी उस टाइम ओन कर रहा है ना, मीन्स को, जो भी मीन्स को ओन कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है सुपर स्ट्रक्चर का। जो भी मीन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है उसका, उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है सुपर स्ट्रक्चर का। ओके। जैसे कैपिटलिज्म में आपको स्कूल में सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन में रहो, कंपिटिटिव रहो, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है प्रॉफिट में। और लॉस तो प्रोटेक्ट करते ही है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को पता ही है आपको, अंबानी की प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लॉ प्रोटेक्ट करता है उसको, राइट। तो सुपर स्ट्रक्चर है ये, स्कूल इज सुपर स्ट्रक्चर, यस। लॉ इज अ सुपर स्ट्रक्चर, यस। किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कैपिटलिज्म को। क्योंकि कार्ल मार्क्स के हिसाब से स्कूल सिखाता है कि फैक्ट्री में काम कैसे करना है, और हमारे इंडिया के स्कूल में तो मोस्टली यही सिखाया जाता है कि वर्कर कैसे बनना है। इंटरप्रेन्योरशिप तो है ही नहीं। और जैसे लॉज है, तो लॉज का काम किसको क्या करता है? लॉ क्या करता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो दरखाइम क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर का काम है टू प्रोटेक्ट द बेस और टू प्रोटेक्ट द ओनर हु ओन द मीन्स। इतना क्लियर है सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब जो भी ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस, दीज आर सुपर स्ट्रक्चर। अब देखो आगे देखो, द सुपर स्ट्रक्चर इज नॉट न्यूट्रल, इट सर्व्स द रूलिंग क्लास। बताया मैंने कि ये किसको सर्व करता है? रूलिंग क्लास को। व्हेन द बेस चेंज द सुपर स्ट्रक्चर स्लोली शिफ्ट बट ऑफन रेजिस्ट चेंज कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट। छोड़ो, समझा रहा मैं आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये कहा जा रहा कि जब बेस चेंज होता है, देखो जो भी बेस हो, जो भी बेस हो, जैसे बेस है अगर लैंड, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम है सुपर स्ट्रक्चर का। अभी देखेंगे कैसे। जब बेस चेंज होगा इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री पे तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम फिर से किसका होगा? फिर से इसको प्रोटेक्ट करने का काम होगा सुपर स्ट्रक्चर का, ठीक है। देखो अब एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं कि क्या है, कैसे है, कैसे प्रोटेक्ट करा। अभी बहुत सारे दिमाग में बातें चल रही होंगी कि क्या बोल दिया सर, समझ में नहीं आ रहा। देखो अभी समझ में आएगा। जैसे कि एक जगह का नाम है सूर्यानगर, एक विलेज है। अब सूर्यानगर में फार्मिंग होती है, ज़मींदार हैं, उनके पास ज़मीन है, पीसेंट काम करते हैं। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, आपको समझ में आ गया होगा? ज़मीन, ऑक्स, ये सब हो गए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए? लैंडलॉर्ड और वर्कर, या फिर लैंडलॉर्ड और पीसेंट। तो ये हो गया रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। आगे देखो क्या हुआ कि देखो मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? एग्रीकल्चर। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंडलॉर्ड और पीसेंट। लैंडलॉर्ड ओन करता है, पीसेंट वर्क करता है, ठीक है। अब इस सोसाइटी को, बिकॉज ऑफ दिस द एंटायर सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। अब इस सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? कौन प्रोटेक्ट करता है? मैंने बताया अभी, सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर का काम है इसको प्रोटेक्ट करना। अब देखो कैसे। रिलीजन क्या बोलेगा? जो लैंडलॉर्ड है वो ब्लेस्ड है गॉड के द्वारा, बात खत्म। अब आप लैंडलॉर्ड से सवाल थोड़ी करोगे। रिलीजन ने बोल दिया कि लैंडलॉर्ड भगवान है, मतलब भगवान के द्वारा, भगवान के थ्रू, या फिर एक चूजन पर्सन है। तो एक चूजन पर्सन को तुम कुछ बोलोगे नहीं कि यार ये तो भगवान का भेजा हुआ है, इससे हम कुछ बोलेंगे तो भगवान हमें कुछ पनिशमेंट देंगे, वैसा कुछ। तो पीसेंट ओबे करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने इस जन्म अच्छा काम करा तो अगले जन्म
हमें बहुत अच्छा-अच्छा कुछ मिलेगा। तो ये सब रिलीजन सिखा देता है। देखो रिलीजन सुपर स्ट्रक्चर है, वो किसको प्रोटेक्ट करता है? ऑब्वियसली जो मीन्स को ओन करता है। एजुकेशन, जैसे एजुकेशन उस गाँव में सिर्फ़ अवेलेबल है लैंडलॉर्ड के चिल्ड्रन को, लो ताकि वो सीख जाए कि ज़मीन को मैनेज कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है। जो लॉ है वो क्या करता है? वो ये बताता है कि देखो यार ये ज़मीन है ना जिस पे तुम काम कर रहे हो, तुम खून पसीना एक कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये ज़मीन तो उसकी है ना, तो तुम्हारा हक थोड़ी है इस पे, उस पे लैंडलॉर्ड का हक है। फिर आते हैं कल्चरल फेस्टिवल्स, तो ये भी सेलिब्रेट होते हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड के बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं। फार्मर्स का बर्थडे सेलिब्रेट होते देखा है तुमने कभी? स्टोरीज या फोक सॉन्ग, जैसे तुमने देखा होगा जो स्टोरीज होती हैं तो मोस्टली वो लैंडलॉर्ड या फिर जो अमीर इंसान होता है ना वहाँ का, रिच पर्सन, उसकी स्टोरी सुनाती हैं। क्योंकि गरीबों की स्टोरी कौन ही सुनाता है, और स्टोरी होती नहीं है गरीबों की, पहली बात तो यही कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि जो सुपर स्ट्रक्चर है, देखो सुपर स्ट्रक्चर क्या था? एक विलेज है सूर्यनगर, फार्मिंग चल रही है, लैंडलॉर्ड है, पीसेंट है, तो ये बेस हो गया लैंड, और इसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? सुपर स्ट्रक्चर का। ओके, तो सुपर स्ट्रक्चर किसके थ्रू प्रोटेक्ट करता है? आइडियाज़, लॉज, बिलीव्स, आपकी भावनाओं से खेलता है, ताकि ये जो आप पे रिवॉल्यूशन का भूत है ना, ये सवार ना होने पाए बस। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखो, फिर आगे देखो, स्टोरी कंप्लीट कर लें 1 मिनट के लिए। तो इसके बाद उस गांव में क्या होता है कि बहुत सालों बाद, हम्म, तो बहुत सालों बाद क्या होता है वहाँ पे, पहले फार्मिंग हो रही थी, अब मशीन्स आ जाती हैं, ट्रैक्टर आ जाते हैं, रेलवेज आ जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे फैक्ट्रीज लग जाती हैं, लोग शहर में शिफ्ट कर जाते हैं, फिर एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। तो फिर क्या होता है, इकोनॉमिक बेस देखो हो गया चेंज। अब आपको दिख रहा होगा कि इकोनॉमिक बेस जो पहले फार्मिंग था, अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बदल गए। इन वर्ड्स को बार बार यूज़ करो, तब जाके ये वर्ड दिमाग में जाएंगे, अदरवाइज निकल जाएगा दिमाग से। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन देखो, ये सारे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है जो कि हो रहे हैं चेंज। तो इससे क्या होगा, अब मोड ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज होगा, इकोनॉमिक बेस भी चेंज होगा। तो इकोनॉमिक बेस चेंज हुआ, इंडस्ट्रियलिज्म आ गया। इसके बाद क्या होगा, जैसे इकोनॉमिक बेस चेंज होगा फ्रॉम फ्यूडल टू कैपिटलिज्म, सुपर स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। जो लॉज हैं अब वो इंडस्ट्री के फेवर में बोलेंगे। बिलीव्स, जैसे कि वेबर ने, जब छोड़ो वेबर को छोड़ दो अभी, तो वेबर की बात कभी और करेंगे हम, अभी क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे वेबर की। तो बेसिकली इतना रट लो, अभी अभी के लिए रट लो, अगर आपको समझ में नहीं आया वैसे वे तो आ गया होगा, अगर नहीं आया तो रट लो कि इकोनॉमिक बेस चेंज होता है तो सुपर स्ट्रक्चर भी अपने आप को चेंज कर लेता है टू अडॉप्ट एंड प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक बेस। क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना होता है, इकोनॉमिक बेस बेस को उसे प्रोटेक्ट करना होता है जो कि मीन्स को ओन करता है, इसको प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए ये भी चेंज हो जाता है अपने आप। ओके, अब ये कोट है जो मैंने डाल दिया है, आपको मन करे तो आप मेंस में यूज़ कर सकते हो, जो मज़ा आता है तो मैंने कर दिया। ऐसे यहाँ पे एक कोट है वो मैंने डाल दिया, ये कोट है, आपको अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हो। इस पीडीएफ को पढ़ना एक बारी, पॉज पॉज करके पढ़ना, और आपको जो मटेरियल अच्छा लगे उनको लिख लेना ध्यान से, सब कुछ मत लिखना। और प्लस ये पीडीएफ मत खेलना कि पीडीएफ लेके बैठ गए हैं और यही पढ़ रहे हैं, और फिर एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास नोट्स ही नहीं है, तो फिर ख़त्म है आपका खेल, डब्बा हो गया आपका, कुछ नहीं होगा आपका। नोट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्ज़ाम हो, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस आज के लिए इतना ही, कल यहाँ से पढ़ेंगे। और ये जो है वो श्लोक का इंटरप्रिटेशन है, ये ना श्लोक, इसका इंटरप्रिटेशन है, ये बस मैंने डाल दिया ताकि अगर आपको पढ़ लेना, आपको अच्छा लगे तो लिख सकते हो, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, मत लिखना। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको, कल हम आगे से पढ़ेंगे। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसका कल सेकंड लेक्चर लेंगे, और जिसको भी टेलीग्राम में टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो आप, कर लेना। और इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन थोड़ी करते हैं, फॉलो कर सकते हो। सो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब, और क्या होता है, शेयर, एंड प्लीज़ कमेंट कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आई एम टीचिंग
फर्स्ट टाइम यूपीएससी, तो मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट का लेवल अच्छा है कि नहीं है। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट शेयर कर सकते हो, करना चाहिए आपको, ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। सो बाय, हैव अ गुड डे।